Hello, good morning everybody. So we are doing UPSC Prelims Extra Edge series और इस सीरीज में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज पॉलिटी। हमारे इस पॉलिटी में 8 लेक्चर हो चुके हैं एंड टुडेज इज आवर 9th लेक्चर। अब जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं लगाए हैं पहले तो मैं बता देता हूं, लेक्चर जो हमारे 8 हुए हैं इसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स में वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक ऑफ इंडियन पॉलिटी इन फर्स्ट 2 लेक्चर्स, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, व्हाट इज रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, पूरी की पूरी जुडिशियल रिव्यू, वो आइडिया लिए थे जो पॉलिटी का कोर बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 4 लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इन 7th लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट इमरजेंसी और उसके बाद 7th लेक्चर में वी स्टार्टेड द टॉपिक पार्लियामेंट और आज हमारा 9th लेक्चर है दैट इज आल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 8 दैट इज पार्लियामेंट। अब एक चीज साथ में ध्यान में रखें, आपके जो इस सीरीज के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड सॉल्व दोस एमसीक्यूज फ्रॉम देयर, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू अप्लाई दैट नॉलेज ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको दिखे। और जो ये वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ये सारी वीडियोस आपको डेली मिलती हैं 5:30 AM ऑन यूट्यूब और सेम चैनल है सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल्स और इस पे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अलग आपकी प्लेलिस्ट है और ये 5:30 डेली आपको आती हैं। ऐसे ही आपके बाकी सब्जेक्ट भी कवर किए जाएंगे, जैसे कि हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, वैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब सारे सब्जेक्ट्स जो कोर हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का वो आपके कवर किए जाएंगे। इस सीरीज का जो मेन पर्पस है दैट इज वेरी सिंपल कि आपकी जो रिवीजन है वो फास्ट फॉरवर्ड मैनर में हो सके। एंड सेकंड थिंग इज कि जो भी कंसेप्ट्स आपके वीक हैं वो इस सीरीज के थ्रू आप पूरा कर लो और एक आप में डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए हमारा ये इनिशिएटिव है। और जो पॉलिटी है, एक बच्चे पूछ रहे थे कि पॉलिटी हम फैक्चुअल करें या एनालिटिकल, बिकॉज आप एनालिसिस भी करवा रहे हो पॉलिटी का। तो एक चीज समझ लें, पॉलिटी फैक्चुअल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इफ यू डोंट हैव एनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट तो दिक्कत आएगी सर, क्योंकि यूपीएससी पॉलिटी में एनालिटिकल चीजें भी पूछती है, फिलोसफिकल क्वेश्चन भी पूछती है। तो वी आर कीपिंग दैट कंपोनेंट इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद दिस लेक्चर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हमारा जो टॉपिक है पार्लियामेंट का। हमने कल खत्म किया था, हम पढ़ रहे थे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड ऑल। आज एक हम डिस्क्वालिफिकेशन हमारी डिटेल में नहीं की थी हमने, वो हम आज कर लेते हैं। कल हमने ब्रॉड सेंस में की थी, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो डिस्क्वालिफिकेशन बहुत तरीके से होती है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हमारे को पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ में भी मेंशन है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और वैसे एक डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये ऐड की गई थी और बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुई थी 91st अमेंडमेंट। पर आपको मैं पहले ये बता देता हूं कि क्या हमारी 52nd अमेंडमेंट थी, क्या इसके प्रोविजन से और बाद में क्या इसमें चेंजेस आए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो ओरिजिन है ये है 52nd अमेंडमेंट में। और 52nd अमेंडमेंट जो है, इस 52nd अमेंडमेंट में कुछ बोला गया कि किन किन प्रोविजंस पे बेसिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो पहले तो बोला गया, अगर कोई बंदा वॉलेंटरी गिव अप voluntarily gives up the membership of the political party, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है अपने आप, तो उस पर क्या लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब क्या होता है वॉलेंटरली गिविंग अप ऑफ द मेंबरशिप, ये इसके अलग अलग मायने हैं। मान लो आपने पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर दिया, मतलब आप इंडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, या आपने मान लो किसी ऑपोजिशन पार्टी के साथ पॉलिटिकल डायस शेयर कर लिया पॉलिटिकल कैंपेन में, वो भी क्या है, इंडायरेक्टली आप बता रहे हैं कि मैंने अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड को इंटरप्रेट किया है, बट एज पर 52nd अमेंडमेंट इज कंसर्न्ड इन एंटी डिफेक्शन लॉ दिस प्रोविजन इज मेंशन्ड। उसके बाद मेंशन है प्रोविजन, अगर इफ यू एब्सटेन्स और वोट्स अगेंस्ट द abstains or votes against the party direction, तो अगर आप पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट भी वोट डाल रहे हैं
तो भी आप पे डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। थर्ड था, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है तो इंडिपेंडेंट मेंबर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर हु हैज बीन इलेक्टेड ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पर क्या लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। सिमिलर फैशन में फोर्थ प्रोविजन था कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर हैं, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ्स, तो उस पर क्या लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। 6 महीने से पहले पहले कर ले तो नहीं लगेगा, उसके बाद करेगा तो लगेगा। उनको 6 महीने की विंडो दी जाती है, दे कैन चूज देयर पॉलिटिकल पार्टी। तो दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी विप इशू करती हैं और वो विप पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्शन देती है कि इस बार एमपीज को कैसे वोट डालनी है। अब देखें, इस एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ एक्सेप्शंस दी हुई थी। उस एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन जो ओरिजिनली दी हुई थी वो थी कि अगर 1/3 मेंबर पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर 2/3 मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उन पे नहीं लगेगा। एक थर्ड था, अगर स्पीकर इलेक्ट होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के और जब वो स्पीकर नहीं रहता दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, ये प्रोसेस पार्टी को छोड़ के दोबारा पार्टी ज्वाइन करने का, इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। इसका रीजन था कि भाई आप स्पीकर की न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन दे रहे हैं और ये कह रहा था कि भाई अगर बल्क ऑफ द मेंबर्स आर रेडी देन वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकते हैं। होलसेल की जब बात होगी डिफेक्शंस की तो वो अलाउड है, रिटेल वाली डिफेक्शन अलाउड नहीं है। रिटेल वाली बेसिकली होती है मनी एंड मसल पावर पे। एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में मनी एंड मसल पावर बहुत बढ़ रही थी और मेन था सेल एंड परचेज ऑफ एमपीज, उसे बोल देते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, आया राम और गया राम सिंड्रोम। उसको रोकने के लिए हमने देखा कि कैसे इलेक्शंस में मनी पावर को कम किया जाए एंड दैट्स व्हाई वी केम आउट विद एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आज ये प्रोविजन एक्सेप्शन नहीं है। द फर्स्ट प्रोविजन इज नॉट एन एक्सेप्शन टुडे। ये हटा दिया है हमने अंडर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये दोनों प्रोविजन आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और 91st अमेंडमेंट में स्प्लिट को हटाया और एक चीज और ऐड की, वो कौन सी है? अब 91st अमेंडमेंट का पर्पस था कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ का कहीं कोई लूप होल तो नहीं है। तो इस अमेंडमेंट ने पाया कि जब तुम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो व्हेन यू डिस्क्वालीफाई अंडर दिस लॉ देन यू हैव टू फाइट द इलेक्शंस अगेन। और ये जो डिफेक्शन करवाती हैं ये ऑपोजिशन पार्टी करवाती है। तो अगर ऑपोजिशन पार्टी आप पे लग गया एंटी डिफेक्शन, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, पर आपको दूसरी पार्टी ने क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। बिकॉज यू कैन बिकम अ मिनिस्टर फॉर 6 months विदाउट बीइंग इलेक्टेड। और जब आप मिनिस्टर बन गए तो आपको अपनी तरफ खींचने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन करवा लिया और जब मिनिस्टर बन के बाद में आपसे क्या करवा दिए, इलेक्शन करवा दिए। पर इस अमेंडमेंट ने बोला कि जो बंदा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो ये प्रोविजन है कि मिनिस्टर वन कैन बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अ प्रोविजन जिसमें जो बंदा है जो मिनिस्टर बन रहा है वो उसके लिए एलिजिबल भी तो होना चाहिए। तो हमने कंडीशन लगा दी कि जो बंदा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हुआ है वो मंत्री नहीं बन सकता, ताकि मंत्री का पद देके उसे डिस्क्वालीफाई की तरफ ना धकेला जाए। अब यही जो प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ का, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से आया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का एक इशू है कि एंटी डिफेक्शन लॉ एमपीज की, जो अपने इंडिविजुअल एमपीज हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बड़ा इंपैक्ट डालता है। इंडिविजुअल एमपी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। अब भाई इंडिविजुअल जो एमपी है, इट इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीपल ऑफ हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर इनकी वॉइस एमपी नहीं उठा पा रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं है। तो इसीलिए केस आया जिसका नाम है कि हो तो होलोहन केस। उसमें बोला गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ आम चीजों पे नहीं लगना चाहिए, इट शुड बी अप्लाइड ओनली इन 4 सर्कमस्टांसेस। बाकी केसेस में एमपीज को फ्रीडम होनी चाहिए। बाकी लॉ में एमपी शुड हैव फ्रीडम एक्सेप्ट दीज 4 थिंग्स। क्योंकि अगर एमपीज को फ्रीडम है
इससे मनी पावर या मसल पावर नहीं हो रही है। मनी पावर और मसल पावर का इन्वॉल्वमेंट है ओनली व्हेन इट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी एप्लीकेबल ओनली इन केसेस ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, ओनली इन द केसेस ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर एक होता है हमारा मनी बिल जहां पे सरकार के गिरने की बात हो, या एक होता है प्रेसिडेंट्स एड्रेस, प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो इन दोज 4 केसेस एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी एप्लीकेबल, नॉट इन दिस केस ऑफ अदर प्रोविजंस। भाई एमपी को किसी बिल पे अपना ओपिनियन देना है, उससे सरकार गिरने वाली नहीं है। इन दैट केस एमपी शुड बी गिवन अ पावर। बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सरकार या गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रेसिडेंट एड्रेस या मनी बिल, इन चारों में सरकार के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पे एमपीज को डायरेक्शन देनी चाहिए कि दे शुड फॉलो अ पार्टी विप और पार्टी लाइन। अब इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या? प्रेसिडेंट एड्रेस। इसको भी देख लो भाई, हर साल, हर जो जब नई लोकसभा बन के आती है तब, या हर साल प्रेसिडेंट एड्रेस देता है किसको? पार्लियामेंट को। उसमें वो प्रेसिडेंट का एड्रेस नहीं होता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एड्रेस होता है। उस टाइम की जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार होती है, वो प्रेसिडेंट को लिख के देती है कि हम क्या क्या करके आए हैं, क्या हम करेंगे, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा प्रिंसिपल्स हैं। अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हाउस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट सपोर्ट ही नहीं है, वॉइस ज्यादा है उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट, तो फिर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इसका कॉन्फिडेंस दिखाया जाए। तो जब प्रेसिडेंट एड्रेस पे वोट होती है और वो पास नहीं होता, तो गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि उनको ट्रस्ट एंजॉय कर रहे हैं हाउस का कि नहीं, तो उनको कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी पड़ती है। अगर नहीं कर पाते वो, तो सरकार गिर जाती है। प्रेसिडेंट एड्रेस ना पास होने से सरकार डायरेक्टली नहीं गिरती है, बट देन गवर्नमेंट हैज टू पास अ कॉन्फिडेंस मोशन टू शो कि उनके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। तो इन सभी में सरकार गिरने के चांसेस हैं, और वहीं पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? मनी पावर एंड मसल पावर का। तो इसीलिए इन दीज 4 केसेस एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी एप्लीकेबल, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन पर्पस क्या है? टू कर्ब मनी एंड मसल पावर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब आता है हमारा, ये हो गया हमारा डिस्क्वालिफिकेशन। अब एक टॉपिक आता है दैट इज वेकेंसी ऑफ सीट्स। भाई जो हमारी सीट्स हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या लेजिस्लेचर में, उनकी वैकेंसी कैसे कैसे होती है। एक प्रोविजन होता है डबल मेंबरशिप का। भाई यू कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ 2 हाउसेज, यू कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यू कैन नॉट हैव 2 सीट्स इन 1 हाउस। तो इन चीजों को रोकने के लिए जब भी डबल मेंबरशिप आती है, तो चांसेस होते हैं कि एक सीट तो खाली करनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? मान लो आप 2 हाउसेस के मेंबर बन गए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, यू गेट इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हो, आप दोनों में इलेक्ट हो गए हो, इलेक्शन हुए, अब इसके भी बन गए और इसके भी बन गए, तो आपको टाइम दिया जाता है कि भाई आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये चीजें बतानी है कि आपको किस हाउस का मेंबर बन के रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपकी राज्यसभा वाली सीट को खाली कर दिया जाता है, आप किसके मेंबर बन जाते हो? लोकसभा के। तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, इफ यू हैव बीन इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस, then it's your choice, you can exercise your choice within 10 days after the election। बट अगर आप ऐसा नहीं बताते हैं, तो आपको एज अ पनिशमेंट आपका जो अपर हाउस है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मेंबर हटा दिया जाता है, आप लोकसभा के मेंबर बन के रह जाते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी? जो भी अच्छा ऑफिस होगा वो आपसे छीन लिया जाएगा, आपको दूसरा ऑफिस दे दिया जाएगा। रिमेंबर दिस एज अ प्रिंसिपल हियर। अब डबल मेंबरशिप में एक चीज और होती है। अगर मान लो अगर आप किसी भी हाउस के, मान लो आप 2 सीट से इलेक्शन लड़े, सीट 1 एंड सीट 2। मोदी जी मान लो, राहुल गांधी जी मान लो सीट अमेठी से भी लड़े और वायनाड से भी लड़े, अगर वो दोनों से इलेक्शन जीत गए, नाउ ही हैज टू टेल द अथॉरिटीज कि भाई उसको किस सीट का एमपी बन के रहना है। अगर वो ऐसा नहीं बताता है, देन फिर क्या होगा? उसकी दोनों सीट क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। बोथ द सीट्स विल बी डिक्लेयर्ड वेकेंट। उसको ये चॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगा, दोनों सीट क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। और ऐसी एक और कंडीशन है, अगर मान लो किसी आप एक हाउस का मेंबर और बाद में दूसरे हाउस का मेंबर बन गए, तो आपको ये बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे, तो आपके पहले हाउस की सीट खाली मान ली जाएगी।
थर्ड कंडीशन क्या है, अगर आप किसी एक हाउस के मेंबर हो, लेट्स सपोज आप लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, और आपने इलेक्शन लड़े और फिर किसके मेंबर बन गए, राज्यसभा के या लोकसभा के, तो अगर आप पहले किसी एक के मेंबर थे और फिर दूसरे के बन गए, कुछ भी केस हो सकता है, देन ऑटोमेटिकली आपका ये वाला केस क्या मान लिया जाएगा, खत्म। क्या सीट दे दी जाएगी आपको, ये, क्योंकि माना जाएगा कि आप जब दूसरे हाउस के लड़ रहे हैं, दैट हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू शुड बिकम द मेंबर ऑफ दैट हाउस एंड नॉट द हाउस जिसपे आप पहले मेंबर थे, तभी आपने इलेक्शन लड़े होंगे, बिकॉज यू वांटेड टू बिकम द मेंबर ऑफ न्यू हाउस। तो इफ सिटिंग ए मेंबर ऑफ वन हाउस इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है उनके पास ऑप्शन की, बस ये लिख लें, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की, क्योंकि आप पहले किसी के मेंबर थे, अगर दोबारा लड़ रहे हो तो आपको वही वाला इंपॉर्टेंट ऑफिस होगा, नए वाला, ना कि पुराने वाला। यहाँ ऑप्शन नहीं है एक्सरसाइज की पावर का कि भाई क्या करूं, ना डेज हैं कि भाई कितने दिन में बताना है, दीज कंडीशंस आर नॉट मेंशन्ड। तो वो कहां मेंशन है, दिन, वो है पहले केस में दिन मेंशन्ड है, यहां पे तो दिन भी मेंशन नहीं है। आप बताया भाई दोनों में से एक चूज करनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों खाली हो जाएंगी, और यहां पे तो कुछ बताया ही नहीं, यहां बताया बस जो दूसरा हाउस है वो सीट मिल जाएगी, पहले वाला कैंसिल हो जाएगी। और वैसे ही एक कंडीशन और आती है, दैट कंडीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लो पार्लियामेंट में किसी हाउस का मेंबर हैं और आप बाद में स्टेट लेजिस्लेचर में भी किसी हाउस का मेंबर बन गए, अगर ऐसा हुआ तो यू विल बी गिवन 14 डेज, इन 14 डेज यू हैव टू डिसाइड, अदरवाइज पार्लियामेंट वाली सीट क्या मान ली जाएगी, खाली, एंड यू विल बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में टसल होती है, तो इन दैट टसल in that tussle you will be given 14 days, in 14 days you have to decide, after that अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते तो आपकी कौन सी सीट खाली मान ली जाएगी, पार्लियामेंट वाली खाली मान लिया, पार्लियामेंट वाली चीज खाली मान ली जाएगी। आया समझ में, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। तो आपकी वैकेंसी ऑफ सीट्स में पहला आता है डबल मेंबरशिप। उस डबल मेंबरशिप में हमने 4 कंडीशन पढ़ रही हैं, दीस 4 कंडीशंस हैव बीन मेंशन्ड हियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है वैकेंसी को लेके, पहला है डबल मेंबरशिप, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर आप कोई भी अपनी पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो गए, चाहे वो एंटी डिफेक्शन लॉ हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का लॉ हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 951, जैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हुए आपकी सीट क्या होगी, खाली हो गई। और एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस में कौन डिसाइड करता है ये चीजें, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं, स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस की बंदा डिस्क्वालीफाई है या नहीं, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं करता है। दैट इज अ की पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी क्या हो जाती है, वैकेंसी ऑफ सीट्स। एक होता है रेजिग्नेशन, अगर कोई मेंबर रिजाइन करता है उससे भी क्या हो जाती है, सीट खाली हो जाती है। रेजिग्नेशन कौन करता है, अगर आप मेंबर ऑफ लोकसभा हैं तो आप स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे, अगर आप मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं तो आप चेयरमैन को रेजिग्नेशन देंगे। अब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना ना करना इन दोनों पे है। अगर उनको लगता है कि रेजिग्नेशन वॉलंटरी नहीं है, रेजिग्नेशन वॉलंटरीली नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। पर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कौन करेगा, वो ऐसे ही करेंगे जो आपको पता है। अब आता है हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट इज एब्सेंस। ऐसा नहीं है कि आप पार्लियामेंट का मेंबर बन गए और आप पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे हो, तो इफ यू रिमेन एब्सेंट इन पार्लियामेंट फॉर 60 days consecutively, then seat can be declared vacant, provided you have not taken a permission of the house. After taking the permission of the house, you can remain absent from house any number of times. But अगर आपने परमिशन नहीं ली तो आप अगर 60 दिन तक उसके एब्सेंट है वहां पे, तो आपको फिर वहां से सीट खाली डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो दीज आर द सर्टेन केसेस, 4 केसेस। और अगला जो 5 में है, इन अदर केसेस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल एज पर लॉ योर इलेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। जैसे इलेक्शन को आपके वॉइड डिक्लेयर कर दिया, आपकी सीट खाली होगी, जैसे इंदिरा गांधी की हुई थी। वैसे ही नेक्स्ट आता है कि मान लो इफ ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, आपको हाउस से निकाल दिया बाय द स्पीकर, तो स्पीकर ने आपको हाउस से निकाल दिया, तब भी आपकी सीट क्या होगी है, वेकेंट होगी। या तो स्पीकर सस्पेंड करता है या एक्सपेल करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। दोनों पावर्स हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। इफ ही इज इलेक्टेड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो अगर आप प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट बन गए, अगर आप एमपी हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन वैसे लड़ सकते हैं। अगर आप जीत गए तो आपकी सीट खाली हो जाएगी। अब गवर्नर का पोस्ट इलेक्शन जीत गए तो आपकी सीट खाली हो जाएगी। तो अगर आपको
इसके लिए इलेक्ट कर लिया और इसके लिए अपॉइंट कर लिया, बिकॉज गवर्नर के इलेक्शन नहीं होते ना, अपॉइंटमेंट होता है डन बाय प्रेसिडेंट, और यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए एक बार प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो आपकी सीट इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल बिकम वेकेंट। यहां तक समझ में आया? और एक चीज और समझ लें, इट इज इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, मान लो कोई बंदा है वो डिस्क्वालीफाई था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, आरपीए एक्ट, और लेट्स सपोज जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, किसी के अंदर वो डिस्क्वालीफाई था, पर उसे डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं किया गया और वो इलेक्शन जीत गया। तो अगर कोई डिस्क्वालीफाइड बंदा इलेक्शन जीत गया है तो फिर मुद्दा कहां जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा, इलेक्शन पिटीशन डलेगी, या उसके बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाइड है, वो इलेक्शन लड़के जीत गया है, देन द प्रोसेस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा प्रोसीजर लिखा है कि उनको कैसे डील करना है। तो हमारा संविधान में एक ही चीज है, अगर एक बार इलेक्शन के लिए बंदे नॉमिनेशन कर दी और वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर ली और बंदा इलेक्शन में घुस गया, फिर जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है तब तक बंदे के इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क नहीं क्रिएट किया करेंगे। उसका रिजल्ट आएगा, अगर तब भी चैलेंज करना हुआ करें, और जैसा होगा वैसे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन डिस्प्यूट आप इलेक्शन के बीचों बीच डाल दें ताकि पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाए, फेयर और रीजनेबल या जस्ट ना रहे। तो इसमें अलाउ किया है कि भाई ठीक है, आप जाके इलेक्शन पूरा करें, उसके बाद इलेक्शन पिटीशन डालें, फिर देखेंगे जो करना हुआ, रेदर देन इन्वॉल्विंग द जुडिशरी विद इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस ये अलाउड नहीं है। अब ये हमारे पास क्या है? दीज आर द वैकेंसी ऑफ सीट्स। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओथ्स एंड अफर्मेशन। ओथ्स एंड अफर्मेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ओथ्स एंड अफर्मेशन। भाई क्या होता है? एक तो होता है भगवान के नाम पे, एक होता है वैसे भगवान के नाम के बिना। तो ओथ और अफर्मेशन में ये डिफरेंस है। अब जब भी हमारे भाई बंदा इलेक्ट होता है एज एन एमपी, तो उसकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है दैट इज टेकन केयर बाय द प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन लेता है ओथ? एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस shall subscribe to an oath before the president or some person appointed by the president। और जनरली वो कौन होता है? स्पीकर प्रो टर्म, सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो खुद तो जाता नहीं है, दो ही हैज अ पावर, बट दैट पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू somebody appointed by the president depending upon the condition appointed by the president। अब इस ओथ में क्या क्या लिखा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या लिखा होता है? पहला लिखा होता है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं पेपर में, तीन चीजें पूछ ना ली जाए। पहला इंपॉर्टेंट चीज है फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई मैं एज एन एमपी किस पे विश्वास रखता हूं? फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। तो अगर किसी बंदे को पार्लियामेंट में वोट डालनी है या बैठना है, तो he has to subscribe the oath। अगर वो मान लो हाउस में वोट डाल रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है विदाउट सब्सक्राइबिंग टू द ओथ, देन द पर्सन विल बी फाइंड 500 रुपीज पर डे। अगर उस बंदे को पता है कि ही इज नॉट क्वालिफाइड एंड इज डिस्क्वालिफाइड अंडर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रिंसिपल्स, तो अगर वो फिर भी पार्लियामेंट में बैठा है, तो दैट पर्सन शुड बी फाइंड 500 रुपीज पर डे। एंड इफ इज नोज दैट ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम sitting or voting in the house based on some law, then also he has to be fined 500 rupees per day। और ये पूरी कहानी है ओथ और अफर्मेशन की। ये तीन जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, these are very important। पेपर में पता होगा कि भाई इन प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंट है, फेथ एंड एलिजियंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड जो इंपॉर्टेंट है फेथफुली डिस्चार्जिंग हिज ऑफिस ड्यूटी या हर ऑफिस ड्यूटी। ये हो गया हमारा ओथ एंड अफर्मेशन। अब आता है सैलरीज को लेके। सर अब सैलरीज क्या होती हैं? अब देख लें, एमपीज की जो सैलरीज हैं ये तो संविधान में लिखी हैं, पर उस सैलरीज में पेंशन वाला प्रोविजन कोई नहीं लिखा है। पर कौन डिसाइड करेगा सैलरीज? द सैलरीज विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ। और जो हमारा पेंशन है वो भी पार्लियामेंट ने बाय लॉ ही क्या किया है? डिसाइड किया है। तो सैलरीज जो भी हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर एमपीज। और जो लॉ में हमने पेंशन भी दिए एमपीज को, दैट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट।
अब ये तो हो गया हमारा सैलरी एंड अलाउंसेस। वैसे स्पीकर होते हैं और जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस। अब जो स्पीकर और चेयरमैन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, हमने एक चीज इंश्योर किया कि उनकी सैलरीज कहां से आनी चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन। अगर एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें और चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें, तो मेड फ्रॉम का मतलब है सिंपल कि आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, चार्ज आउट में नहीं लेना पड़ता है। सिंपल सा पैसा है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि इन केस ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन चार्ज्ड अपॉन होता है, मतलब हाउस का अप्रूवल नहीं लेना होता है, ताकि इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाए। सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इफ जजेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू समबडी फॉर देयर सैलरीज, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। अदरवाइज उनका भी क्या होगा, बायसनेस आ जाएगा, बिकॉज वो लेजिस्लेचर पे पेमेंट के लिए डिपेंड बैठे हैं, सैलरीज के लिए डिपेंड बैठे हैं। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं भी क्या क्या होता है। पर लेट्स डू वन इंपॉर्टेंट थिंग इसको करने से पहले, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। वो ये है भाई, अगर आप बात करें, there are three terms, one is adjournment, other one is prorogation, next one is dissolution. Adjournment, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। पहले मैं ये बता दूं, बाद में बताता हूं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कैसे हम करेंगे। पर आपको ये पहले क्लैरिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अब एडजर्नमेंट जो होती है दो टाइप की होती है, एडजर्नमेंट सीने die एंड एडजर्नमेंट नॉर्मल। तो एक तो होगी सिंपल एडजर्नमेंट, एक होगी एडजर्नमेंट सीने die। भाई हाउस को एडजर्न कौन करता है, स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ various meetings. Each meeting of a day consists of 2 sittings, that is morning and sitting and post lunch sitting. An adjournment suspends the work in a sitting for a specified time, which may be hours, days or weeks. अब it can be a prorogation आगे जाके और डिसोल्यूशन। पर एडजर्नमेंट दो टाइप की होती है, नॉर्मल और सीने die। जब तुम किसी हाउस को एडजर्न करो ये बता के कि भाई हम कब मिलेंगे, दैट इज नॉर्मल एडजर्नमेंट। आपने बताया मैंने हाउस को मीटिंग को सस्पेंड कर दिया, वी आर मीटिंग ऑन दिस डे एट दिस टाइम, हम मिलेंगे, डेट और टाइम फिक्स कर दिया आपने, वो नॉर्मल एडजर्नमेंट है। यहां पे ना तो डेट फिक्स होता है ना क्या फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है। तो एडजर्नमेंट सीने die में ये नहीं बताया जाता कि कब मिलना है, एडजर्नमेंट नॉर्मल में बताया जाता है कि हमें कब मिलना है, इतनी हमें क्लैरिटी होती है। और जब ये होता है तो एक तो होता है मेरा हमारा पूरा का पूरा हाउस, एक होता है हाउस का सेशन, एक होती है उस सेशन की सिटिंग्स। तो जब उस हाउस की सेशन की सिटिंग्स को हम सस्पेंड कर दें उसे बोल देते हैं एडजर्नमेंट। जब आप सेशन ही बंद कर दो उसे बोल देते हैं प्रोरोगेशन। जब आप पूरी की पूरी क्या करो, उस जो हाउस है उसे ही बंद कर दो उसे बोल देते हैं डिसोल्यूशन। तो हाउस बंद कर दिया वो है डिसोल्यूशन, सेशन बंद कर दिया प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट मतलब आपने सीटिंग क्या कर दी, बंद कर दी। एडजर्नमेंट इज डन बाय द स्पीकर, प्रोरोगेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट और डिसोल्यूशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट। जब हमने बोला है स्पीकर, इसका मतलब क्या है, हाउस को एडजर्न करना है तो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि जो हाउस को एडजर्न करता है इट शुड बी डन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, और प्रोरोग करता है, डिसॉल्व करता है वो प्रेसिडेंट करता है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट के सेशंस में, 2 सेशंस में 6 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक मैक्सिमम हो सकता है। तो कम से कम तो 2 सेशंस तो पार्लियामेंट के होने ही पड़ेंगे हर साल। इंडिया में 3 होते हैं, विंटर, समर और मॉनसून, पर वैसे कम से कम 2 होने चाहिए।
टू मीट द रिक्वायरमेंट मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है उसके अंदर 2 होने चाहिए। अब मुझे बताएं 2 सेशंस तो कम से कम होने चाहिए, होते हमारे 3 हैं। अब सीटिंग अलग होती है, सेशन अलग होता है और हाउस अलग होता है। अब किसके पे इंपैक्ट आ रहा है उसके बेसिस पे टर्म्स है एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये सारे काम प्रेसिडेंट कर रहा होगा किसके बिहाफ पे? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन और एडजर्नमेंट में क्या डिफरेंस है उसे देखते हैं। अब एडजर्नमेंट के कारण क्या होता है, हमारी सिटिंग क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती हैं, और इसके कारण एडजर्नमेंट के कारण कोई भी बिल पे इंपैक्ट नहीं आता है जो पेंडिंग पड़ा है, कोई भी हाउस के नोटिस पे इंपैक्ट नहीं आता है, कुछ नहीं इंपैक्ट आता है, ना तो बिल्स पे इंपैक्ट आता है, ना नोटिस पे, ना कोई आता है पेंडिंग बिजनेस पे हाउस के। और जैसे हाउस दोबारा मिलते हैं सारी चीजें क्या हो जाती हैं, रिज्यूम हो जाती हैं, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता बिल्स और नोटिस पे। इन केस ऑफ प्रोरोगेशन, क्योंकि सेशन बंद हो गया है, यहां बिल्स पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है, पर हां बिजनेस ऑफ हाउस पे इंपैक्ट जरूर पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन केस ऑफ प्रोरोगेशन बिल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। बस एक चीज पे इंपैक्ट पड़ता है, बिजनेस ऑफ द हाउस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बस पेंडिंग नोटिस पे पड़ता है। तो सॉरी अगर मैंने वो बोल दिया हो। तो इन केस ऑफ एडजर्नमेंट ना बिल्स पे, ना नोटिस पे, ना बिजनेस ऑफ द हाउस पे। बट इन केस ऑफ प्रोरोगेशन बिल्स पे नहीं पड़ता है, बिजनेस ऑफ द हाउस पे नहीं पड़ता है, सिर्फ पेंडिंग नोटिस पे बनता है, वो सारे क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट टर्म जो लिखी है वो ये है, इट ऑल्सो डज नॉट इफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। However, all the pending notices lapse on the prorogation and fresh notices has to be issued if the house is to be resumed again. तो ये सारा काम हो जाता है। तो प्रोरोगेशन ब्रिंग्स नो एंड टू जो हमारे बिल्स हैं और बिजनेस पेंडिंग है। अब अगला आता है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में सारे के सारे बिल्स, बिजनेस ऑफ द हाउस, सब नोटिसेस, सब खत्म हो जाता है। बस कुछ चीजें हैं जो खत्म नहीं होती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो बिल्स पे इंपैक्ट पड़ता है, डिसोल्यूशन में बिल्कुल पड़ता है। बिजनेस ऑफ द हाउस बिल्कुल, नोटिसेस बिल्कुल। यहां पे सिर्फ नोटिसेस पे, यहां पे किसी पे भी नहीं पड़ता है। जनरली प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे कि हाउस को डिसॉल्व कर दो, दोबारा इलेक्शन करवाओ। अब मुझे एक चीज बताएं, जब डिसोल्यूशन होगी, ये प्रेसिडेंट कर रहा है, ये भी प्रेसिडेंट कर रहा है और ये स्पीकर कर रहा है, या बेटर वर्ड इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहां पे चेयरमैन भी कर सकता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब कौन कौन सी चीजें डिसोल्यूशन जब होता है हाउस का, डिसोल्यूशन आपको पता है सिर्फ लोकसभा का ही हो सकता है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा इज अ परमानेंट, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट है, कॉन्टिन्यूअस हाउस है, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूअस हाउस। अब हमें एक चीज बतानी हो आपको कि कौन कौन सी चीजें डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा से इंपैक्ट नहीं होती हैं, उसको समझ ले, कौन कौन से बिल इंपैक्ट नहीं होते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा से इंपैक्ट ऑन बिल्स क्या होता है, वैसे तो बिल लैप कर जाते हैं, पर कौन से नहीं करते हैं उसको देख लो। अगर मान लो कोई भी बिल जिसमें लार्जेस्ट लोकसभा इन्वॉल्व है, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। लेट्स सपोज लोकसभा ने बिल पास किया, बिल कहां पड़ा है, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है। बिल राज्यसभा ने पास किया, कहां पेंडिंग पड़ा है, लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है। बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और वहीं पे क्या पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। ऑल सच बिल्स विल बी लैप्स्ड। तो अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस वेदर originated इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहीं पेंडिंग पड़ा है, राज्यसभा ने पास करके यहां भेज दिया, लोकसभा ने पास कर दिया और कहां पेंडिंग पड़ा है, राज्यसभा में। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा आल्सो लैप्सेस। तो इन दीज 3 केसेस बिल क्या हो जाता है, लैप्स। ये 3 कंडीशंस हैं, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, यहां पे भी ये इन्वॉल्व है, शिप है, मान लो शिप में लोकसभा अगर आ गई तो वो शिप सिंक कर जाएगी, कहीं भी आ जाए, यहां पे भी आ गई और यहां पे भी आ गई। किन केसेस में ये लैप्स नहीं करता है उनको देख लें। अगर प्रेसिडेंट ने मान लो बिल जॉइंट सिटिंग के लिए भेज दिया तो वो लैप्स नहीं करता है। अगर मान लो दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया, वो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़ा है, तो लैप्स नहीं करता है।
प्रेसिडेंट के पास पड़ा है तो लैप्स नहीं करता है। तो एक कंडीशन है बिल नॉट पास्ड बाय बोथ हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, पर उसके लिए जॉइंट सीटिंग दे दी है। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हुआ था, वहीं पेंडिंग पड़ा है, वो भी लैप्स नहीं होता क्योंकि यहां पे कोई लोकसभा का लेना देना है ही नहीं है। एक तो ये हो गया हमारा, एक है हमारा आपने क्या बना दिया है जॉइंट सीटिंग, और एक आपका प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए पेंडिंग है। और अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, अ बिल लास्ट है, अ बिल पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट प्रेसिडेंट हैज सेंट बैक द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, उसके लिए भी ये लैप्स नहीं होता है। तो इट लैप्सेस इन दिस थ्री केसेस, नॉट लैप्सेस इन दिस फोर केसेस। थ्री केसेस कौन से हैं? लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा के पास है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहीं पेंडिंग पड़ा है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा के पास पड़ा है, यहां लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, वहीं पेंडिंग पड़ा है, तो लैप्स नहीं होगा क्योंकि लोकसभा यहां पे आई ही नहीं है। प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग डिक्लेयर कर दी, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए पड़ा है, और प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया बिल रिकंसिडरेशन के लिए। चारों केसेस में लैप्स नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा से कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं इन जनरल और कौन कौन से लैप्स नहीं होते। दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। ये पक्का इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, पेपर में जाके कंफ्यूजन होती है। एक तो होता है कि डबल मेंबरशिप वाला जो आइडिया था वो बता दिया आपको कि कितने कितने दिन दिए, कौन कौन सी सीट जाएगी, कहां पे ऑप्शन है कहां पे नहीं, और क्या इंपैक्ट होता है ऑन द बिल्स व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम ये पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, कि जो समन करता है सेशन को, पार्लियामेंट को, सेशन को समन कौन करता है? प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन। और एक ही लीगल बाउंडेशन है कि दो सेशंस के बीच का टाइम 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हमारा आता है नेक्स्ट इज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। तो पहला हम पढ़ते हैं स्पीकर के बारे में, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अब हम पहले पढ़ते हैं स्पीकर के बारे में। अब स्पीकर इज लाइक अ पर्सनैलिटी विच इज रेगुलेटिंग द हाउस। स्पीकर है तो लोकसभा को चलाने का जिम्मा किसका है? स्पीकर का है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? तो स्पीकर को अपॉइंट नहीं करते हैं, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट करता है। और स्पीकर का क्या होता है? इलेक्शन होता है। कौन करता है इलेक्शन? हाउस करता है। कौन सी मेजॉरिटी से करता है? सिंपल मेजॉरिटी से करता है। तो हाउस अपने आप में से एक बंदा चुनता है थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, और उससे बन जाता है बंदा स्पीकर। और स्पीकर के इलेक्शन का डेट कौन डिसाइड करता है? दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। अब स्पीकर देखें, क्योंकि स्पीकर अपना हाउस अपने में से एक बंदा क्या बनाता है? स्पीकर। तो स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। और अगर जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है उसी का स्पीकर बनेगा, क्योंकि हाउस ही स्पीकर को इलेक्ट कर रहा है अपने में से एक को। तो क्योंकि स्पीकर मेंबर ऑफ द हाउस है, तो एक चीज होती है, जब भी वोटिंग होती है तो फर्स्ट इंस्टेंस पे स्पीकर वोट नहीं डालता है। अगर टाई हो जाए तो वोट डालता है स्पीकर, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए उसको वोटिंग में हम राइट नहीं देते हैं। हम बोलते हैं वोटिंग बाकियों का काम है, स्पीकर का काम नहीं है। स्पीकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो स्पीकर वोट नहीं डालेगा अगर कोई बिल पास हो रहा है इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर टाई हो गया तो टाई वोट होती है उसके पास, वो डिसाइड कर पाता है कि बिल किस तरफ जाना चाहिए। ये होता है वोटिंग में, ताकि उसकी क्या बनी रहे? इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब स्पीकर का जो भी सैलरी है वो कहां से आती है? चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर चीजें चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेना है। मतलब स्पीकर अपनी सैलरी के लिए पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं है। अब वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकता है। इससे भी क्या इंश्योर होती है? इंडिपेंडेंस ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर के केस में उसका इलेक्शन, अब स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देनी हो तो वो दे सकता है। किसको देगा? दैट रेजिग्नेशन हैज टू बी गिवन नॉट टू द प्रेसिडेंट बट टू द डिप्टी स्पीकर। ये आपको याद रखना है, डिप्टी स्पीकर को देना है। और स्पीकर को हटाया भी जा सकता है बाय द हाउस, बाय रिमूवल हैज टू बी डन बाय पासिंग अ इफेक्टिव मेजॉरिटी। बाय पासिंग अ इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पीकर को हटाया भी जा सकता है। अब ये सारे काम है कि स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, कैसे होता है।
अब स्पीकर की मेन चीज है कि जो इसका टेन्योर होता है जनरली होता है जितना हाउस का टेन्योर होता है। मान लो हाउस का टेन्योर कितना है 5 साल, तो स्पीकर का टेन्योर भी 5 साल है, अनलेस और अनटिल मान लो स्पीकर मेंबर ऑफ हाउस रहा ही नहीं, तो इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस तो वो स्पीकर भी नहीं रहेगा। इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर तो भी स्पीकर नहीं रहेगा। इफ ही इज रिमूव्ड बाय द मोशन पास्ड बाय द हाउस बाय यूजिंग इफेक्टिव मेजॉरिटी तो भी वो स्पीकर नहीं रहेगा। तो अगर वो रिजाइन कर देता है, अगर वो हाउस का मेंबर नहीं रहता है, या हाउस मोशन पास करके इफेक्टिव मेजॉरिटी से उसे रिमूव कर देता है, तो स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। अब जब उसके स्पीकर की रिमूवल की बारी होगी, इफ द रिमूवल प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन अगेंस्ट द स्पीकर, तो स्पीकर उस टाइम पे हाउस को हेड नहीं कर सकता, बट वो एज अ मेंबर बैठ सकता है। अगर वो एज अ मेंबर बैठेगा तो ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एज अ मेंबर, बट ही कैन नॉट वोट ड्यूरिंग टाई। क्योंकि स्पीकर मेंबर ऑफ द हाउस है, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकता है, स्पीक एंड वोट इन द हाउस अगेंस्ट हिज ओन प्रोसीडिंग्स। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल देगा, टाई के टाइम पे नहीं डालेगा। तो स्पीकर कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ड्यूरिंग हिज रिमूवल प्रोसीडिंग्स। He has a vote in a first instance, though not in the case of equality or tie of votes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम कंपेयर करेंगे चेयरमैन के साथ भी, और आपको पता लग गया है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्पीकर हैज नो राइट टू वोट, उसको सिर्फ टाइम के टाइम पे वोट का राइट है। बट जब उसकी रिमूवल की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो वो स्पीक एंड एक्ट इन द पार्लियामेंट एंड कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट नॉट ड्यूरिंग द टाई वोट्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जनरली लोक स्पीकर का जो टेन्योर है वो चलता रहता है इवन बियॉन्ड 5 इयर्स टिल द नेक्स्ट लोकसभा एज्यूम्स ऑफिस। तो ये भी चलता रहता है। तो वो ऐसा नहीं है कि लोकसभा के डिसॉल्व होने से वो बंद कर देता है, जब तक नई लोकसभा नहीं आती है तो वो चलता रहता है। लोकसभा के डिसॉल्व होने से स्पीकर अपना ऑफिस नहीं छोड़ता है, जब तक नई लोकसभा नहीं आती है तब तक नहीं छोड़ता है। अब स्पीकर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, हम और भी देखेंगे, पर हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि स्पीकर, हम डिप्टी स्पीकर भी पढ़ेंगे, चेयरमैन भी पढ़ेंगे, पर एक चीज पता होनी चाहिए, स्पीकर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमारे पास दो ही मैकेनिज्म है। एक तो मैकेनिज्म क्या है, उसकी सैलरी कहां से आती है, चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ताकि वो फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये है स्पीकर का फाइनेंशियल मैटर्स में इंडिपेंडेंस। दूसरा ये होता है कि आप जो वोटिंग राइट्स हैं वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए उससे भी क्या आती है, उसकी इंडिपेंडेंस आती है। अब स्पीकर और मान लो दूसरा है डिप्टी स्पीकर, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ऑफिस वेकेंट हैं तो कौन अपॉइंट करता है बंदे को, लोग कि कौन बंदा लीड करेगा हाउस को, तो वो प्रेसिडेंट करता है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों वेकेंट हैं तो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। अगर ये दोनों एब्सेंट हैं तो फिर कौन डिसाइड करता है, तो उसके लिए बना हुआ है पैनल ऑफ। तो अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों वेकेंट हैं, उनकी वैकेंसी है, तो प्रेसिडेंट बताएगा कौन सा बंदा अब हाउस को लीड करेगा। अगर मान लो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों क्या हैं, एब्सेंट हैं, तो उसके लिए है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। तो ये स्पीकर, ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है कुछ बंदों का। अगर कोई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है तो इनमें से कोई भी बंदा आके हाउस को लीड कर सकता है। आप देखेंगे बहुत बार होता है कि जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर है ही नहीं है तो कौन बचे, स्पीकर। तो हर बार स्पीकर नहीं बैठते हैं गद्दी पे, बाकी लोग बैठते हैं, वो क्या होते हैं, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। स्पीकर के एब्सेंस के केस में वो बैठ जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में भी रखनी है स्पीकर के बारे में। बाकी स्पीकर के पास बहुत सारी पावर हैं, जैसे कि स्पीकर जो जॉइंट सीटिंग होती है हमारी दो हाउसेस की, उसको कौन लीड करता है, स्पीकर। और अगर मनी बिल है उसको कौन डिक्लेयर करता है कि वो मनी बिल है, कौन मोहर लगाता है उस पर, वो लगाता है स्पीकर। एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस को कौन फाइनलाइज करता है हाउस में, इन लोकसभा, स्पीकर। तो स्पीकर के पास बहुत सारी पावर्स हैं। स्पीकर कैन सस्पेंड एंड जो हमने एक्सपेल द पीपल फ्रॉम द हाउस, उसका काम है कि हाउस में डेकोरम बना रहे और रूल्स प्रोसीडिंग के हिसाब से लोकसभा चल सके। और वैसे ही कैन ऑल्सो अलाउ अ सीक्रेट सीटिंग ऑफ अ जो हाउस है, ताकि चीजों को डिस्कस किया जा सके। ही डिसाइड्स वेदर बिल इज मनी बिल, और ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, और ही एक्ट्स एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन just because he is a speaker, ex officio chairman of the Indian parliamentary group of the Inter-Parliamentary Union, and he is also a ex officio chairman of the Conference of Presiding Officers
of legislature bodies in the country. तो he also appoints the chairman of all the parliamentary committees of Lok Sabha and supervises their functioning. तो parliamentary committee की सभी chairmans को कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर. तो ये सारी चीजें हैं जो पावर्स ऑफ स्पीकर हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर. और उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए उसका टेन्योर क्या है? फिक्स है, उसको हटाया नहीं जा सकता अनलेस और अंटिल पास्ड बाय मोशन इज पास्ड यूजिंग इफेक्टिव मेजॉरिटी. सैलरीज उसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं और ही हैज गिवन अ वेरी हाई रैंकिंग पोजीशन इन द, जो हमारा होता है ना रेफरेंस की टॉप पे प्रेसिडेंट आते हैं, वैसे 7th रैंक है अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इसको हाई प्रेसिडेंस में रखता है. और एक है कि ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और एक है कि भाई ये बंदा को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, पावर्स ऑफ द स्पीकर एंड टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर, ये प्रोविजंस दिए गए हैं. एक इंडिपेंडेंस आती है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैटर्स में, एक आती है आपकी वोटिंग को देख के, एक आती है आपका रैंकिंग बड़ा ऊपर है. तो फाइनेंशियल मैटर्स में इंडिपेंडेंस है कि पैसा आपका वोटिंग पे डिपेंड नहीं है, और एक आपको वोट करने का राइट ही नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंटली न्यूट्रली एक्ट कर सकते हो. और इसकी सैलरीज कहां से आती हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. और इसको रिमूव करना क्या मुश्किल? बाय पासिंग द इफेक्टिव मेजॉरिटी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो दीज आर द जो हम फीचर्स ऑफ बेसिकली कॉल्ड एज स्पीकर. तो स्पीकर के बेसिक फीचर्स हैं जो हमें स्पीकर के टॉपिक के बेसिक फीचर्स हैं. तो स्पीकर के साथ एक टॉपिक आता है प्रो टर्म स्पीकर. इसको भी समझा देता हूं. अब प्रो टर्म स्पीकर जो का आइडिया है ये है कि जब भी लोकसभा में इलेक्शन होते हैं, अब लोकसभा में इलेक्शन हुए, पुराना स्पीकर चल रहा था, जैसे ही नई लोकसभा आई पुराना स्पीकर खत्म हो गया, प्रेसिडेंट ने एक स्पीकर बनाया. कौन सा? प्रो टर्म स्पीकर. वो हाउस में से किसी एल्डर बंदे को क्या बना देता है? प्रो टर्म स्पीकर. इस स्पीकर का काम होता है कि हाउस में लोगों को क्या दिलवाना? ओथ दिलवाना, ताकि मेंबर्स क्या ले पाए? ओथ. और क्योंकि बिना ओथ के वो पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते, तो उनको ओथ दिलवाना जरूरी है. तो जैसे ही ओथ दिलवाएंगे, पहला काम क्या होता है? स्पीकर को अपॉइंट करना. तो प्रो टर्म स्पीकर का काम है लोगों को ओथ दिलवा के नए स्पीकर को अपॉइंट करना. फिर वो नया स्पीकर हाउस को चलाता है. प्रो टर्म स्पीकर सिर्फ क्या टेम्परेरी पीरियड के लिए है, जिसका काम होता है जैसे ही नई लोकसभा आई, जो भी नए बंदे चुन के आए हैं उनको ओथ दिलवा के स्पीकर को इलेक्ट करवाना, ताकि स्पीकर चीजों को संभाल सके. दैट इज द आइडिया ऑफ प्रो टर्म स्पीकर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन. पर आपको पता होना चाहिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वैकेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट विल डिसाइड द पर्सन, एब्सेंट के टाइम पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से कोई एक बंदा आएगा. अब क्या होता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे. पर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पर आपको पता हो कि क्या होती है हमारी वैकेंसीज, डबल मेंबरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्या होता है प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट एंड डिसोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ रेजोल्यूशन, ये चीजें पता हो क्योंकि पेपर में चीजें पूछी जाती हैं. तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो. थैंक यू सो मच.